हेलो साथियों, आज हम लेकर आ चुके हैं एनटीएससी परीक्षा 2021-22 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो साथियों, ये हिस्ट्री के प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप रट लेना। ठीक है, यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इससे बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस एनटीएससी परीक्षा से रिलेटेड रेगुलर क्लास होती है यहाँ पर रोजाना शाम 5 बजे आपका वीडियो आ जाएगा रोजाना। ठीक है, रोजाना 5 बजे शाम, ठीक है 5 बजे। और हम आज के सेशन को शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 10 क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। ठीक है, आज हम फिर लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देख लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों हम फटाफट से शुरू करते हैं इसका बिना टाइम वेस्ट करते हुए। टाइम वेस्ट करने में कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैन धर्म की कौन सी तीर्थकार महिला थी? जैन धर्म की कौन सी तीर्थकार जो कि महिला थी वो आपको बताना है साथियों। जैन धर्म की 16वीं, 18वीं या 19वीं या फिर चौथी। ठीक है साथियों, ये आपको बताना है 16वीं, 18वीं, 19वीं या चौथी जैन धर्म की कौन सी तीर्थकार महिला थी। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और देखते हैं किसका उत्तर सही होगा। तो साथियों जिसने भी 19वीं बताया ना, सी ऑप्शन, तो उनका सही है, क्योंकि 19वीं सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। और आपको बता दें 19वीं तीर्थकार महिला थी ना, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मल्लिनाथ। क्या था? मल्लिनाथ। जैन धर्म की तीर्थकार महिला थी। ठीक है, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो साथ ही ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी है आर सी दत्त, सी है बिपिन चंद्र पाल, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथ इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। मदन मोहन मालवीय, आर सी दत्त, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथ इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आर सी दत्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्ट्स दत्त है ना, इनको क्या कह सकते हैं? रोमेश चंद्र दत्त, इनका पूरा नाम है रोमेश चंद्र दत्त को आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ना द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी, इसी कारण से इनको है ना आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। साथ तीसरा 3 मतलब 13वां। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मिलान सही नहीं है जो वो आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। इनमें एक तो महाजनपद है, ये है ना, इधर है ना, ये महाजनपद है और ये इनकी राजधानी है। ठीक है, इस साइड ये राजधानी है और ये इस तरफ महाजनपद। तो साथ ही तक्षशिला की राजधानी गांधार थी, क्या ये सही है? क्या विराटनगर गलत बताना है आपको, गलत कौन सा है? ठीक है, विराटनगर की मत्स्य थी, यह सही है या फिर गलत? 3 तो इसमें सही है और 1 है क्या है गलत। ठीक है, वो आपको बताना है। तो सुरसेन की राजधानी कौशाम्बी, क्या ये सही है? सब सत्य है या फिर सब सत्य है या फिर इनमें से कोई एक गलत तो होगा। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। सुरसेन कौशाम्बी, सुरसेन की राजधानी है ना, सुरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी नहीं थी। ठीक है, तो कौन सी थी? सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। क्या थी? सुरसेन की क्या थी? मथुरा। जबकि तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी वो बताना है आपको। ठीक है, इसका आपको कमेंट करना है आंसर। जबकि कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी थी ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, तो साथ ही अब क्वेश्चन नंबर, और जिस ये है ना कल इसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की, तो इसका आंसर मैं कल कमेंट पिन कर दूंगा, आप वहाँ पर भी देख लेना। आप पहले बताना इसकी क्या है। ठीक है, महाजनपद इसका कौन सा महाजनपद है? ये खुद राजधानी है। ठीक है, इसी प्रकार इसका सी ऑप्शन तो ये राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सुरसेन कौशाम्बी, सुरसेन। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। सारनाथ है ना,
सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जन्म या फिर निवास या प्रथम उपदेश या फिर मृत्यु। मतलब सारनाथ ये स्थान है या फिर मतलब जन्म जन्म है वहाँ से, या फिर निवास है, उनका निवास है, या फिर उनका प्रथम उपदेश वहाँ था, या फिर मृत्यु। ठीक है, यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई गौतम बुद्ध जी की। ठीक है, तो साथ ही इसका आंसर क्या होगा? तो साथ ही इसका हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने या प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया? प्रथम उपदेश। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, प्रथम उपदेश। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश काशी के निकट सारनाथ में दिया। काशी के निकट कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है साथियों, तो ये 14 क्वेश्चन आपका जो कि हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश। क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है साथियों, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। तो इसी बात पर एक लाइक बनता है, लाइक ठोक दीजिए एक बार इस पर। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं हम। तब तक वैदिक काल में कर्मर किसे कहा जाता था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रट लेना। ठीक है, वैदिक काल में कर्मर किसे कहा जाता है? लोहार, सुनार, सेनापति, पुलिस। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है साथियों, ये आपको बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, लोहार या फिर सुनार या फिर सेनापति या फिर पुलिस। तो साथियों आपको बता दूं, लोहार सही होगा। क्या होगा? लोहार। क्या होगा? लोहार। वैदिक काल में कर्मर है ना, लोहार को कहा जाता था। किसको कहा जाता है? लोहार को। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है आपका? ठीक है, किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई? किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की गई? तो गुप्त काल में, या फिर मौर्य काल में, या फिर वैदिक काल में, या फिर मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर आपको बताना है, जो सबसे पहले बताएगा, ठीक है, वो विनर होगा हमका आज का इस आंसर का। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले कौन बताता है देखते हैं। गुप्त काल में, मौर्य काल में, वैदिक काल में, मौर्योत्तर काल में। ठीक है, तो साथियों क्या होगा इसका आंसर? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा सिंपल, जिसने भी गुप्त काल बताया है ना, गुप्त काल, ए ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन बताया है, उसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर राइट है। ठीक है, तो साथियों ये राइट हो जाएगा ये ऑप्शन, क्योंकि गुप्त काल के दौरान आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने तो शून्य का आविष्कार किया। किसका? शून्य का। ठीक है, और दशमलव प्रणाली का खोज किसने किया? दशमलव प्रणाली का वराहमिहिर ने। किसने किया? वराहमिहिर ने। गुप्त काल को श्रवण युग भी माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रवण युग। और इस काल में ना बहुत अनेक वैज्ञानिक और चिकित्सकों की खोज हुई। चिकित्सकीय ठीक है, सॉरी, चिकित्सकीय की खोज हुई। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो 17 क्वेश्चन क्या है, इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कानून संहिता में शामिल है? ये इस तरह पीला क्यों है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कानून संहिता में शामिल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कानून संहिता में शामिल है? वेद, मनुस्मृति, या सूत्र, या उपवेद। ठीक है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। ये 8 मिनट हो चुके हैं अभी हमारे, तो इसके बाद 10-12 मिनट कर देते हैं इसको पूरा। ठीक है, 12 मिनट में फटाफट से, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो वेद, मनुस्मृति, सूत्र, उपवेद। ठीक है, तो इसका साथ ही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति भगवान है ना, मनु द्वारा लिखित पुस्तक है मनुस्मृति, भगवान मनु द्वारा, और ये दुनिया का सबसे पुराना कानून है, मतलब पुराना कानून है। और मनुस्मृति से पहले दुनिया में किसी तरह का संविधान नहीं था। मनुस्मृति से पहले ना कोई संविधान ही नहीं था किसी प्रकार का। और उससे पहले बात करें तो उससे पहले सभी धार्मिक पुस्तकों पर विश्वास करते थे। किस पर? धार्मिक पुस्तकों पर विश्वास करते थे। किस पर? धार्मिक पुस्तकों पर। ठीक है साथियों, यह याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन, ठीक है साथियों, 18 क्वेश्चन ये आ चुका है आपके सामने। 18 क्वेश्चन कैसे कह रहा है? अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? ठीक करई। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित करई, ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित करई? मगध, पाटलिपुत्र,
राजगृह या कुंड लवन। क्या है? कुंड लवन। तो साथ इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, ठीक है। तो सर क्योंकि तरतीब बोध संगीत का आयोजन है ना 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में इसका आयोजन, मतलब इसका आयोजन किसके समय करा गया? अशोक के समय करा गया। ठीक है, अशोक के समय करेगा। तो साथ ही इसका आंसर सिंपल से हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम साथियों। 19वां क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं? कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह भारत में नहीं? कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह है ना, ऐसी कौन सी हड़प्पा है इनमें से, ये दी हुई है नीचे, इनमें से कौन सी जगह जो कि भारत में नहीं है? चनूदड़ो, श्री गंगानगर, लोथल या रोपड़। ठीक है, और इनके बारे में भी बताऊंगा मैं, कौन कहाँ पे है। ठीक है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो साथ ही बता दो इसका आंसर। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, चनूदड़ो, जो कि है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पे? सिंध प्रांत में। और श्री गंगानगर है ना, ये कहाँ पे है पता है आपको? जो राजस्थान में है ना, रह रहे हैं ना, उनको तो पता होगा, श्री गंगानगर में। ठीक है, श्री गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? ये है राजस्थान में। ठीक है, ये राजस्थान में। और लोथल, लोथल, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में। ठीक है, ये कहाँ है? लोथल है ना, जो कि गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, इसी प्रकार रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ है ना पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब, पंजाब। ठीक है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अब हम चनूदड़ो, ये हो जाएगा कौन सी हड़प्पा सभ्यता भारत में नहीं है? चनूदड़ो। ठीक है, ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके सामने आ चुका है। संगू वंश का संस्थापक कौन था? संगू वंश है ना, उनका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र संगू, अग्निमित्र या वसुमित्र या वज्रमित्र। ठीक है साथियों, ये आपको बताना है। संगू वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र संगू, अग्निमित्र, वसुमित्र या वज्रमित्र। ठीक है साथ, इसका आंसर आप फटाफट से बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र संगू। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र संगू हो जाएगा। जिसने भी पुष्यमित्र संगू बताया होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, इस प्रकार आज के ये 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी आ गया होगा। ठीक है, एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूंगा। ठीक है, और आई बटन पर भी मिल जाएगा, उसे भी देख लेना। और उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। और रोज़ाना शाम 5 बजे रोज़ाना क्लास होगी। ठीक है, हमारी रोज़ाना कितने बजे? शाम 5 बजे, जो कि हमारी क्लास होगी डेली। तो आपको रोज़ाना अटेंड करनी है। ठीक है, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसी बात पे सब्सक्राइब हो जाइए, क्योंकि रोज़ाना क्लास लगने वाली है। और इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और कौन सी क्लास चाहिए आपको वो भी इसमें कमेंट कर देना, वो भी हम क्लास लाएंगे। ठीक है, कमेंट कर देना। ठीक है, तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।